इनकलाब के लिए पहले एक टारगेट होता है, वो टारगेट सामने रखना ज़रूरी है। वो उस टारगेट के बग़ैर जो चीज़ की जाती है वो इनकलाब नहीं, अफरा तफरी होती है। मसलन मिसाल के तौर पे हमारा ये जो जिस चीज़ का मैंने तज़किरा किया है ना, इसका आगाज़ होता है IPP से, जिसमें आज तो एक बहुत ओपन बात हो रही है, दुनिया को बताया जा रहा है कि वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन्होंने हमें मार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी US से देखने वाले लाखों नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन इकराम, बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर है कि आज हम पाकिस्तान में इन हालात से दो चार हैं कि हर तरफ धुंध ही धुंध छाई नज़र आती है। अगर हम सियासत का मैदान देखते हैं तो अदम इस्तेहकाम है, मईशत का मैदान देखते हैं तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, जो मसाइल होते हैं उनका हल भी होता है। जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बीमारी इस दुनिया में नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो। इसी तरह मेरा मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन शायद हम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो गए हैं, या यूं कहें कि लोगों ने ईमानदारी से अपना काम करना छोड़ दिया है, बात करना छोड़ दिया है। वो जो दयानतदाराना मुकालमा होता था वो अब कहीं नापेद हो गया है। हम इस तलाश में रहते हैं कि जब हमें इस तरह के लोग नज़र आएं या हमें याद आएं तो हम उनको आपकी खिदमत में लेके आएं। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, और जिनसे मैं बड़ा मुतासर हूँ। मैंने जो कुछ सीखा उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप उनको देखते होंगे पाकिस्तान के टॉप के चैनल समा पे, समा के ब्यूरो चीफ हैं और प्रोग्राम्स में अपने तजिए भी देते हैं। जी हाँ, खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आप मसरूफ़ आदमी हैं, एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, और आजकल जो मुल्क के हालात हैं, मुझे आपकी मसरूफियात का भी अंदाज़ा है। आपके साथ गुफ्तगू का बुनियादी मकसद, जिस तरह मैं अपने सुनने वालों को बता रहा था, कि मैं कोई हल ढूंढना चाह रहा हूँ। मेरे सुनने वाले जो हैं, मेरे देखने वाले जो हैं, वो ये चाहते हैं, डेफिनेटली 100% लोग ये चाहते हैं कि पता चले कि मसाइल तो सबको पता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लीडरशिप का शायद क्राइसिस है, क्या है। तो बग़ैर कोई तमीद बांधे हल क्या है हमारे पास? लेकिन ये कौमों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, और आप चूँकि ख़ुद एक हसास तबीयत इंसान है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। करना भी चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि उसके लिए कोई, अगर आपके पास प्रपोजल्स हैं तो आप वो दे सकें। आप एटलीस्ट वो लोग जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं उनके दरवाज़े पे नॉक कर सकें ताकि वो इसकी तरफ आएँ। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे वाक़तन मसाइल हैं और उसमें हम उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त हम लोग इस बात पे तुल जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है तो मैंने उसी मौक़िफ़ की तायीद में साथी भी तलाश करने हैं, उसी की मौक़िफ़ की तायीद में दलाइल भी तलाश करने हैं, चाहे वो ठीक है या गलत है। चाहे वो ठीक है या गलत है। बल्कि मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ्ज़ कहूँगा, कहीं मुझ पर फतवा ना लग जाए। हम तो बसा औक़ात कुरान करीम इस वजह से पढ़ते हैं कि वो जो मेरा बयानिया है या वो जो मौक़िफ़ मैंने अपनाया हुआ है उसको कहाँ सपोर्ट मिलती है, उसकी तायीद से कौन कौन सी आयत जो है ना वो हमें हाथ आ जाती है। तो ये सोच जो है, इसकी निशानदही बार बार करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि
इस्लाह हो सके, लोग वापस आ सकें और इस बात को कहें, सोचें कि ये मुल्क हमारा भी है। इसके मसाइल जो हैं इनको हल करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, और एक और साइकी जो है ना उससे निकलने की ज़रूरत है। वो ये है कि अगर कोई मेरा मुखालिफ किसी मामले में मसाइल में उलझा हुआ है और वो ऐसे मसाइल हैं जो बिलाखिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो मैं उसके हल की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं खुश हूँगा कि ये फंसा हुआ है। लेकिन खालिद साहब, आपने शुरू में कहा कि हम अपने मसाइल के खुद जिम्मेदार हैं। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी अपने देखने और सुनने वालों से कि पिछले साल दिसंबर में जो सुई गैस का बिल मेरा आया था वो 3,000 रुपये था। इस साल जो दिसंबर में बिल आया वो 26,000 रुपये है। बाकी लोग भी इसी किस्म के मसाइल से दो चार हैं। हर महीने हमारी बिजली 2 दफ़ा बढ़ती है, बिजली की कीमत यानी 2 दफ़ा बढ़ती है। एक तो यूनिट की कीमत बढ़ती है, एक जो माजी में हमने बिल इस्तेमाल अपना बिजली इस्तेमाल की होती है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से 2 दफ़ा बढ़ जाती है। इसमें मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है? आप कहते हैं कि हम अपने मसाइल के खुद जिम्मेदार हैं। सर, बात यह है कि अगर कोई एक मसला मेरी वजह से पैदा हुआ है तो मैं भी आपका हिस्सा हूँ। वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो भी किसी न किसी तरह से उनके आने में मेरा और आपका हाथ भी होता है, और आप फिर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी तो उस मामले में बनती है, आप उससे मफर नहीं है। देखें, अगर गलत है तो कहीं ना कहीं हमें कोई मौका मिलता रहता है, तो हम उसको रजिस्ट कितना करते हैं, वहाँ हम आके बाइसिस का शिकार हो जाते हैं। वहाँ हम आके जो है वो बसा औकात तो ये कहते हैं कि जी काला चोर आ जाए लेकिन फला नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसा है, ये साइकी है। तो ये इसलिए मैंने वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एक तरह से ब्लैंकेट जिम्मेदारी मैंने उसको डाल दी, लेकिन बहरहाल वो हम ही में से हैं जो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। जो कभी एक ग्रुप जो है वो एक ऐसे गलत सोच को और गलत नज़रिए को सपोर्ट कर रहा होता है और अच्छे नज़रिए की मुखालफत कर रहा होता है। दोनों को साथ मिला के रखें। अच्छे नज़रिए की मुखालफत करना और गलत नज़रिए की, गलत सोच की जो है वो हिमायत करना, ये एट पार हमारी साइकी सिस्टम की ये दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। तो उसमें एक ग्रुप और कभी दूसरा ग्रुप ये हावी आता है, लेकिन हैं हम सब एक। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन मसाइल के ज़िम्मेदार हम हैं। अब रही ये बात जो आप जिन बिल्स की और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, ये तो एक जिमरन मैंने बात कर दी ना। बिल्कुल आपने, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है बात। इसलिए देखें, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि किसी ज़माने में ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये किचन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते थे। खातून खाना को आपने एक रकम दी है, उसमें से उसने आटा, दाल, घी, चीनी ये भी लेके आना है, सब्जियां लेके आनी, और बिल्स भी मैनेज करना, उसी में से बिल भी मैनेज हो जाते हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आपको यूटिलिटी बिल्स के लिए अलग से हेड मुकर्रर करना पड़ता है कि ये तो हैं घर के राशन के पैसे और ये अलग से यूटिलिटी बिल्स के पैसे हैं। ये छोटा मसला नहीं है। ज़िमनन बात आप कह रहे हैं कि ज़िमनन नहीं, ये हकीकतन बहुत बड़ा मसला है। अब इसके अगर बैकग्राउंड में हम जाएँ ना तो इतने मामलात और इतने मसाइल हैं, और अगर उनमें से मैं किसी को पॉइंट आउट करने लगूँगा तो वो कहेंगे कि जी आप तो फलां के सियासी मुखालिफ हैं, आप इस वजह से ये बात कर रहे हैं। आपने मेरा हौसला बढ़ाया कि ये ज़िमनन बात नहीं है, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, मैं ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों का गवाह हूं कि पहले तो मैंने बिजली के बिल दिखा के इसी इस्लामाबाद में ख़वातीन को भीख मांगते देखा। अब मैं बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि ये यूटिलिटीज़ के बिल अदा करने के लिए बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपनी असमतें तक लुटाने पर मजबूर हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए, मेरे इल्म में ऐसी चीज़ नहीं, आप यकीनन मुझसे ज़्यादा बाखबर है इस मामले में, लेकिन बात यह है कि कोई हल नज़र नहीं आता उनको। और फिर उसमें देखें, मैं ये कहूँ कि कोई भी एक मसले को जब आप शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल मामलात भी हैं, इज्तिमाई भी हैं, बहुत से लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें जो है, मसलन मिसाल के तौर पे हमारा ये जो जिस चीज़ का मैंने तज़किरा किया है ना, इसका आगाज़ होता है IPP से, जिसमें आज तो एक बहुत ओपन बात हो रही है, दुनिया को बताया जा रहा है कि वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन्होंने हमें मार दिया है।
ये बात आप रोज़ाना सुनते हैं जी। कि कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। और जब अगर आप ये कहें कि ये सारा IPPs की वजह से, तो फौरी तौर पे वो दोस्त उठ खड़े होते हैं जिनके ज़माने में ये IPPs आई कि जनाब अगर हम वो IPPs को ना लेके आते तो आज पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ होता। अच्छा खान साहब, हमारा सारा प्रोग्राम इसी तरफ चला जाएगा। मैं इस पे आखिरी बात करके आगे बढ़ जाऊंगा कि मैं एक अर्ज़ करूं कि ये जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं, ये मैंने तो नहीं बिजली ऐसी कोई इस्तेमाल की जिसका मैंने बिल नहीं दिया, मैंने तो नहीं इस्तेमाल की ऐसी, तो फिर मैं क्यों पे करूं? सर, आप उस निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब आप उसमें अगर नहीं करते हैं तो आपके पास कोई, देखें बहुत से ऐसे मामलात हैं बड़ी तकलीफ़देह हैं। मसलन आपने जब बिजली का कनेक्शन लगवाया होगा, आपने एक फॉर्म फिल किया होगा, आप मुझे बताएं आपने पूरा पढ़ा? उतनी बारीक लिखाई में वो जो एग्रीमेंट्स वगैरह था, आपने तो उस वक्त कहा होगा कि इसमें दस्तखत करो, जान छुड़ाओ, बिजली का मीटर लगवाओ, आपको खूब। अब जब कहीं आप उसकी कोई किसी लिटिगेशन में कहीं जाने की कोशिश करें तो फिर वो सपोर्ट ही नहीं करता। वो डॉक्यूमेंट आपको आपके रास्ते के, अब देखें ना, ये बिजली का मीटर आपने भी खरीदा, गैस का मीटर आपने भी खरीदा, मैंने भी खरीदा, अब उसके ऊपर किराया आ रहा है। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो सारे की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने हाथ कटवा के और उसके बाद इसकी तरफ जाते हैं। लेकिन देखें इसके मसाइल कहाँ से पैदा हुए। मैंने कहा जी कि ये सारे काम उस वक्त भी हम करते रहे हैं जब बिजली का बिल या गैस का बिल जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम जो है वो अपने किचन एक्सपेंडिचर में से दे देते थे, उस वक्त भी ये होता रहा। अब ये हुआ कहाँ पे है, इसको देखने की ज़रूरत है। नहीं, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सुई गैस के बिल में जो है वो फिर सारा प्रोग्राम गैस और बिजली की तरफ जा रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। उसमें लिखा हुआ है उस फॉर्म में कहीं कि जब भी इदारा चाहेगा वो फिक्स्ड चार्जेस की मद में हमारे बिल में पैसे, ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पे मौजूद है, ये सारे की सारी चीज़ें। और अगर आपको कोई इसकी तसल्ली करनी हो तो आप कोई भी किसी जगह कभी भी जब नेपरा की हियरिंग हो या जब ओगरा की हियरिंग हो, जहाँ इसकी कास्ट जो है उसकी एवेल्यूएशन होती है, तो वहाँ पे आप इसको डिस्कस करके देख लीजिए। लेकिन असल मुसीबत ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए अब देख, बज़ाहिर तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन इदारों की फैसिलिटेटर हैं जो मेरा और आपका खून चूस रही हैं। वो उनको अब वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब उनके सामने पेश किया जाता है और वो कहते हैं हाँ ये दुरुस्त कह रहे हैं, और फिर अगर कोई बहुत होता है तो कहा जाता है कि जी ये 2 रुपये यूनिट नहीं, ये 1 रुपया 95 पैसे फ़ी यूनिट जो है ना वो आपका इजाफा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर इसमें मैंने कहा कि बहुत चीज़ें हैं। सर्कुलर डेट को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो जो बहुत से मुख्तलिफ ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें, आज की इस गुफ्तगू से एक चीज़ तो सामने आई कि नए सार्फिन जब ये मीटर लगवाने जाएंगे तो उनको पूरा फॉर्म जो है वो पढ़ना होगा और फिर फैसला करना होगा कि आया हमें ये फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी। खालिद अजीम साहब, जो निज़ाम हमारे मुल्क में इस वक्त राइज है जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है, आप समझते हैं कि ये हमारे मसाइल की ज़मानत देता है, हल की? देखें जी, बात यह है कि ये हल की ज़मानत तो नहीं देता अभी फॉर द टाइम बिंग। और इसमें फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का बना हुआ है कि उसमें ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट जो है वो हमें बहुत देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा वो जो पार्लिमानी निज़ाम जिसको कि अच्छाई की तरफ हो, जो एक मुशावरती निज़ाम है, जो हमारे बहुत से फ़ुक़हा और बहुत से उलमा के करीब जो इस्लाम का शुराइयत का निज़ाम है उससे भी करीब तर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इसकी वो जो अच्छाई है उसकी बजाय ये उल्टा बुराई की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब दूसरी साइड पे अगर हम उसको देखते हैं तो वो भी कोई, मेरे ख्याल में ऐसी खुशकुन सूरत हाल नहीं है कि फ़र्द वाहिद का मामला जो है वो अगर कर दिया जाए। मुझे याद है मैंने किसी ज़माने में एक डिबेट में हिस्सा लिया था कि जिसका उन्वान था कि मुखलिस आमरीत ना कि जमहूरियत हमारे मसाइल का हल है। लेकिन अब वो मुखलिस का मामला जो है वो एक इतनी वो वेग चीज़ है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा बंदा जो है ना वो इखलास में। यहाँ पे बड़े लोगों को कहा जाता है वो माजी के बड़े मुखलिस थे,
अब वो अयूब खान का नाम लिया जाता है जी कि आज आप उसको उसके मंसूबे बंद कर दें तो मुल्क बंद हो जाता है, लेकिन जो उस दौर की खराबियाँ हैं अगर आप उनको काउंट करने लगें तो आपको पता चलता है हमारा तो एज अ नेशन जो स्ट्रक्चर है वही बर्बाद होकर रह गया था। तो बात ये है कि इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मुझे एक जुमला याद आता है गालिबन मजीद निज़ामी साहब का था कि जमहूरियत में ख़राबियों का इलाज मज़ीद जमहूरियत है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और इसमें अनफॉर्चुनेट है हमने जिस इस सिस्टम में रहते हुए जो कुछ किया है वो वही है जिसका आगाज़ में हमने बात की कि यहाँ हमारी तरजीहात जो हैं वो बसा औक़ात इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाती हैं कि हम ये तय कर लेते हैं कि जो जिस बंदे को हम नापसंद करते हैं उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको थ्रो अवे करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम उसमें चले जाते हैं। और ये एक मजमूई तौर पे मैं कहा नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ भी एक बात मंसूब है कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ अगर मुझे शैतान से इताअत करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा। मैंने सुना नहीं, लेकिन ख़ुद नहीं सुना, लेकिन उनके हवाले से ये कहा जाता है। अच्छा चले, एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है, या यूँ कह लें कि ये जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है, इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में जो भी सियासतदान बरसरे इक़्तिदार आए, जल्द या बदेर उन्होंने एक इल्ज़ाम ज़रूर लगाया कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा। आप इससे इत्तफाक करते हैं? ये हो भी सकता है। देखें, ये तो जो बंदा वहाँ पे अंदर मौजूद होता है, देखें ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी अपनी कोई नाअहली है या आपकी बदउनवानी है, दो चीज़ें सामने रखिए। या आप नाअहल हैं और आप मामलात को आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं, आपके पास वो टीम नहीं है, आपने खाली नारे लगाए हैं और मतलब आके बैठ गए, आपको पता वता कुछ नहीं है। या फिर यह है कि आप बदउनवान हैं, आपने उसमें से अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है और आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें। एक तो ये होता है कि उसकी वजह से फिर जब नाकामी होती है तो उस नाकामी का मलबा डालने के लिए कोई ना कोई किसी की गर्दन चाहिए होती है और ये कहा जाता है कि हमें चलने नहीं दिया जाएगा। और कुछ हक़ाइक़ भी हैं। अच्छा, उन हक़ाइक़ की जो है वो वजूहात ये होती हैं अक्सर व बेशतर कि जिनसे बेजारी का और जिनके ऊपर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जब आगाज़ करते हैं अपने इक़्तिदार का तो उस वक्त वो उन्हीं के मरहून मिन्नत होते हैं, उनसे कुछ मामलात तय हुए होते हैं। जब उसमें वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती या वो उस जो पार्टनरशिप जो उन्होंने तय की हुई थी है उससे तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर ज़ाहिर है झगड़ा होता है, लड़ाई तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे सियासतदान राइट फ्रॉम द डे वन दो नंबरी से अपने मामलात का आगाज़ करते हैं। दो नंबरी का लफ्ज़ हो सकता है सख्त हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंप्रोमाइज़ ज़रूर होते हैं। और आज मैं कंप्रोमाइज़ हूँ, कल आप कंप्रोमाइज़ होंगे। अच्छा, फिर फ़र्ज़ कर लें, अभी आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूँ कि चलने नहीं दिया जाता, आप कह रहे हैं कि वो फलां चीज़ करके आते हैं या नहीं आते। आप नहीं समझते कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो हुक्मरान बन के अगर डिलीवर नहीं कर पाता तो किसी ख़ास इदारे की बजाय अवाम को उसका एहतसाब करना चाहिए? देखिए, ये अवाम के एहतसाब का क्या तरीका है? इलेक्शन। अवाम के एहतसाब का तरीका सिर्फ वही मजीद निज़ामी साहब वाली बात, अगर जमहूरियत में खामी है, कमज़ोरी है तो मजीद जमहूरियत। जी, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, तसलसल के साथ जब आप इंतखाबात का अमल आगे बढ़ता है तो बहुत डेफिनेट बात है कि लोगों में बेदारी भी आती है, लोगों में हिम्मत भी आती है। इस बात को ये मैं बहुत ज़ोर दे के ये बात कर रहा हूँ कि लोगों में हिम्मत भी आती है। पुराने मैं 1970 से लेके आनवर्ड आज तमाम इंतखाबात जो हैं वो मैंने देखे हैं किसी न किसी अंदाज में। थोड़ा सा नो हाउ उससे पहले के इंतखाबात का भी है, 1964 और 1965 का जो इंतखाब है वो भी यानी बलदियाती इंतखाब 64 का और 65 की जनवरी में जब जो सदारती इंतखाब है तो थोड़ा थोड़ा मैं उसका भी गवाह हूँ। सर देखें, इन सारी चीज़ों में सूरत हाल ये है कि एक ज़माने में ये था क्लस्टरिंग थी। अब पूरे गांव में एक आदमी जो है वो या दो बंदे हैं उनके दो धड़े हैं
वो अपने अपने धड़े के हवाले से कहीं पे भी कोई नेगोशिएट कराते थे। नेगोशिएट कराने से मुराद ये नहीं कि ज़रूरी को उन्होंने को पैसे लिए हों, वादा कराते लेकिन थे, अपना वादा कमिटमेंट करते देते थे थे और बाकी लोग भेड़ बकरियों की तरह उस तरह से उनके पीछे चलते थे। अब ऐसा नहीं है, बेदारी का दौर है। उस बेदारी में बुरा या भला मीडिया का रोल भी है। मैं उसको 100% उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ कि आज तो मीडिया का रोल ही खत्म हो गया ना। मैं जो रवायती मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल आज तकरीबन ख़त्म हो गया है। बल्कि अगर लोगों को कुछ खबर मिलती है, कुछ जानदार तजिए मिलते हैं तो वो सोशल मीडिया से मिलते हैं। सोशल मीडिया में खराबियां तो हैं। मैं थोड़ा सा मैं माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज करूँगा, खराबियाँ थोड़ी नहीं है, बहुत हैं सोशल मीडिया में। और वो जिस पोलराइजेशन जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना, वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा रोल जो है ना है ही उसका। इस कौम को तकसीम करने में भी बहुत रोल जो है ना वो उसी का है। फिर दूसरा ये है कि उस सोशल मीडिया को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने की बजाय अब हमारे यहाँ उसको जो है वो मनफी सोच को उजागर करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप मीडिया को जो मर्ज़ी कहें, इसके बावजूद कि बहुत सी चीज़ें वो उनकी जो मसलहतें हैं उनका शिकार होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इंफॉर्मेशन तो वहीं से पीप अप होती है। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आती है ना, आती तो है ना, इंफॉर्मेशन तो है ना। और उसमें बाद वो लोगों के दिमाग बंद नहीं होते हैं, लोगों के दिमाग बंद नहीं होते। और फिर चले एक जुज़ यहाँ से आ गया, एक जुज़ यहाँ से आ गया, उसके बाद लोग उसकी तस्वीर मुकम्मल कर लेते हैं। लोगों को उसका बहुत अंदाज़ा हो। यही वजह है कि आज आप गदी महलों में आप निकलें, आपको लोग एक डिफरेंट अंदाज में गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं इन सारी चीज़ों को। इसको आप कंपेयर करें 60s से और 70s से। 60s और 70s में भी आप देखें कि मीडिया तो हमारा कंट्रोल्ड था। बल्कि आज की जो नस्ल है वो आप भी मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से हूँ, लेकिन जो हमारा रवायती मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोग आज उससे खफा हैं, नाराज़ हैं उससे। सर मैं इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि इंफॉर्मेशन का इस वक्त भी एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो मीडिया ही है। उसी से ही वो चीज़ें निकल के आती हैं। अब उसमें फिर ये भी हो सकता है कि कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन कोई आपको मिली सोशल मीडिया से, और उसके एलेबोरेटेड फॉर्म जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल गया, और उसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो आपको प्रिंट मीडिया से मिल गया। अब भी जो कुछ भी मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहीं से मिलती है। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आउटकम है इस बात का कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे चला, डेफिनेटली अब अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि लोगों के थोड़े बहुत बयानात कुछ ना कोई चीज़ तो उसमें छपेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि अब आपने कहा कि 70 से ऑनवर्ड आप इलेक्शंस को देखते आए हैं, और थोड़ा सा उससे पहले भी आप बहुत सी चीज़ों के गवाह हैं। आपने आज तक देखा कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में और कुछ लोग सादा कपड़ों में लोगों से कागजात छीन के भाग रहे हैं, और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बड़े इस्तेमाल उम्र से भी बड़े, मैं सलीम बुखारी साहब की बात कर रहा हूँ, वो एक मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि ये कितना भुंडा तरीका है। भाई, अगर आपने किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देना तो कागज़ क्यों छीनते हैं आप उसके कागजात मुस्तरद करवा दें। ठीक है, मुस्तरद करने के लिए तो मेरा सवाल, मैं एक तो आपका तबसरा मैं इस पे चाहूँगा, और दूसरा मैं, आपने कभी देखा कि लोग कागज़ छीन के भाग रहे हैं? देखें जी, आप कागज छीन के भागने की बात ना करें, मैंने तो लोगों को बैलेट बक्स उठा के भागते हुए भी देखा हुआ है। तो इसलिए ये इलेक्शन से पहले का मामला है, वो इलेक्शन के दौरान की बात है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ ऐसी शिकायत भी देखी हैं कि जी पोस्ट इलेक्शन धांधली हो गई है। कभी ये कहा जाता है कि जी आरओज़ के जरिए रद्द-बदल कर दिया, कभी आरटीएस बैठ गया है। ये सारी चीज़ें होती, कभी धुंध हो गई, होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सारे मामले को अगर आप इसको पैक कर दें तो आपके पास के मुतबादल क्या है। इस पर तनकीद करने वाले जो हैं उनसे मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि इसका मुतबादल क्या है। जहाँ तक वो मुस्तरद करने की बात जो है ना, उस पर मैं कह रहा हूँ, सलीम बुखारी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हमारे लिए भी, हमारे असातिज़ा में से हैं, हम उनके प्रोग्राम्स देख के बहुत कुछ मुस्तरद करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। ये भाई, अगर आपका तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा जो है उसको ही पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो भी एक प्रोसेस है। ठीक है, आप उसको जो है
जब भी आप मुस्तरद कर रहे हैं, मैं मुस्तरद करने के लफ्ज़ तक महदूद रह रहा हूँ, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्यों मुस्तरद हो रहे हैं। ठीक है, छीनने में तो नहीं, कुछ लिखना कुछ पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा खालिद अजीम साहब, हम हमारा जमहूरियत का जो सफ़र है उसको अगर हम देखें तो 70 से ऑनवर्ड हम समझेंगे कि जमहूरियत ज़्यादा तवातर के साथ, 70 से अगर डायरेक्ट फ्रेंचाइज की बात की जाए तो फिर 70 के बाद से ही है। ऑनवर्ड। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमने कोई सफ़र तय किया, या वो कहते हैं ना कि सफ़र तेज तर है, वो क्या है जी आप? कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हम कहीं आगे बढ़े हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो यही लग रहा है कि हम दायरों में घूम रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़े। हम आगे नहीं बढ़े। और उसमें फिर रीज़न वो यही है कि ये जो खुदगर्जी की सोच है, और उसमें ये है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मज़हर इकबाल साहब को भी उससे महरूम रहना चाहिए, उस सिस्टम को चलने न देना। और मैं बड़ी माजरत के साथ मतलब ये, अगर मैं आपकी बात सही समझा हूँ तो हमारे पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ अदवार में पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुखलिस नहीं है, ना सिस्टम के साथ मुखलिस है। वो कहते हैं कि मैं हूँ तो सब ठीक है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। जी ये बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त समझें। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका इल्ज़ाम जो है वो आपने 1970 की बात की, तो उस 1970 के इलेक्शन के जो नताइज थे उसके फ़ौरन बाद से जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और आज चूँकि निस्फ सदी से ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो लोग उसको अब धुंधला भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त यही लग रहा था कि जनाब मेरा हिस्सा कहाँ है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो सबक तो हमने कोई भी नहीं सीखा। मैं वही कह रहा हूँ, बल्कि देखें असल में खामी सबसे बड़ी ये है कि हम में से कोई भी शख्स जो है वो अपनी महबूब शख्सियत, अपने जिसको उसने लीडर तस्लीम कर लिया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ होने वाली किसी तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अच्छा चलें यूँ कर लेते हैं, 70 का जो कुछ भी मामला हुआ उसके नुकसानात हमारे सामने हैं। बड़ा तल्ख सवाल है ये, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सवाल करूँ, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 70 में जो कुछ गलत हुआ, आज जिस तरह से इंतखाबात हो रहे हैं, क्या नुकसान हो सकता है हमें? देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि कौम मायूस हो जाती है, कौम बददिल हो जाती है, कौम जो अपने कौमी उमूर हैं उनसे लाताल्लुक़ हो जाती है। और लाताल्लुक़ी जो है वो बहुत मैं समझता हूँ कि कभी भी कौमों के लिए अच्छी नहीं होती। मुझे याद आ रहा है इसमें सरदार कयूम साहब ने एक मरतबा मुझे ये जुमला सुनाया था, जुमला ने एक वाक़या छोटा सा सुनाया था कि एक दिन जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं वो बहुत गुस्से में थे और कहते थे कि देखिए मैं इस कौम के लिए ये करना चाहता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और ये इसके बावजूद ये उठ के मुझे गालियाँ दे रहे हैं और मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। तो सरदार साहब का कहना ये है कि मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये लोग जो हैं अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं या कुछ नहीं, तो कम से कम ये आपसे ताल्लुक़ महसूस कर रहे हैं। डरे उस वक्त से जब कौम लाताल्लुक़ हो जाएगी कि जो आप कर रहे हैं करते रहें, हम तो मरे हुए हैं, हमें मज़ीद मार रहे हैं तो आप मार लें। तो मैं ही समझता हूँ एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो लाताल्लुक़ी का। आप तल्ख़ सवाल क्या की नुकसान बात हो सकता है? तल्ख़ सवाल की आपने बात की थी, आपका मैं इशारा भी समझ रहा था कि 70 के जो नताइज थे, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, अगरचे हमारा दुश्मन आज भी उसी अंदाज में उतना ही मुतहर्रिक है, उसमें बैरूनी हाथ भी मौजूद था और हमारी गलतियाँ जो हैं उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया। आज ऐसा नहीं है। सपोर्ट अब मेरा ख्याल है, लेकिन कोई जुग्राफियाई सूरत हाल को अगर आप सामने देखें और फिर जो पाकिस्तान के उस वक्त जो दफाई इस्तेदाद है अगर उसको देखें तो उसमें उस वक्त में और आज में फ़र्क है। ये ग्राउंड रियलिटी किसी को अच्छी लगे ना लगे, कोई बंदा इसको ये कहे कि जनाब हम जो है कोई एटमी धमकी दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि एक ग्राउंड रियलिटी बहरहाल है कि आज हम थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में हैं, नंबर 1। और नंबर 2 मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की जो उस वक्त जोग्राफियाई फासले थे उनको ज़रूर सामने रखें। आज हम एक वादत की शक्ल में हैं, लेकिन इतना मुआशी अदम इस्तेकाम उस वक्त नहीं था जितना आज है।
मुआशियत में इस्तेहकाम की बात अगर लोगों करें ने तो यहाँ की बजाय यहाँ से सोचना शुरू कर दिया। देखिए, इसको कभी नज़रअंदाज किया जा ही नहीं सकता। ये देखो, एक थोड़ा सा एक फ़लसफियाना अंदाज में तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि जिस वक्त आपके बच्चे भूखे मर रहे हों, जिस वक्त आपको घर की ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों, तो उस वक्त अगर आपको कोई फ़लसफ़ा पढ़ाने की कोशिश करेगा तो आपको उससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं लगेगा। जो बुनियादी नेसेसिटी, देखिए लग्जरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं और आप मुमकिन है ये इतने अच्छे लिबास पहन के बैठे हुए हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बात का सोचना पड़ता है कि बिजली का बिल देने के बाद और घर के लिए आटा ख़रीदने के बाद क्या वो कोई एक रुमाल भी ख़रीद सकते हैं, कपड़ा खरीद। खालिद अजीम साहब, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए हमेशा ही वक्त का एहसास ही नहीं होता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वक्त महदूद होता है, प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अब तकरीबन ख़त्म हो गया है मेरे पास। जाते जाते मैं मुख्तसरन आपसे पूछूंगा, बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में अब इनकलाब आया क्या आया, आपको क्या लग रहा है कि अवामी सतह पे आप लोगों को इतना मुतहरक देख रहे हैं, लोग इतने तंग आ गए हैं कि अब इनकलाब के सिवा कुछ चारा नहीं रह गया, या आप आने वाले कुछ दिनों में लोगों को सड़कों पे देख रहे हैं? इनकलाब के लिए पहले एक टारगेट होता है, वो टारगेट सामने रखना ज़रूरी है। वो उस टारगेट के बग़ैर जो चीज़ की जाती है वो इनकलाब नहीं, अफरा तफरी होती है। तो मुझे अफरा तफरी ज़्यादा दिखाई देती है। इनकलाब की अगर आप बात करते हैं, मैं आपको अपने हमसाया मुल्क की बात ही कर लेता हूँ, तो जो ईरान का इनकलाब है वो किसके ख़िलाफ़ था? शाह के ख़िलाफ़ था। यहाँ तो सारे शाह हैं, यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा दिखाई देती है, इनकलाब कम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद अजीम साहब, आपने फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, आपने खालिद अजीम साहब की गुफ्तगू सुनी। डेफिनेटली आपको खालिद अजीम साहब की गुफ्तगू से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी मिली होंगी जिनके बारे में आप सोचेंगे, और आपको ये भी पता चला होगा कि हमारे मसाइल जो हैं उनका असल हल क्या है, हम मसाइल को हल करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और आखिर में जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में इनकलाब की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि मुझे इनकलाब तो नज़र नहीं आता, क्योंकि इनकलाब के लिए एक टारगेट होता है, मुझे पाकिस्तान में अफरा तफरी नज़र आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे, इस मुल्क पे अपना रहम करें, अपना फजल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने इस टीवी चैनल फोर्थ पिलर टीवी यूएसए का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।